दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीप पठार के बारे में। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार से कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अगला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय पठार की बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रायद्वीपीय पठार की कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रायद्वीपीय पठार की कौन कौन सी नदियां कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं। प्रश्न पूछा जाता है प्रायद्वीपीय पठार की कौन कौन सी नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जब तक हम इसके संपूर्ण स्थलों को नहीं जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हमको रटने पड़ते हैं। तो इन्हें समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि चित्र का सहारा लिया जाए और आपको कॉन्सेप्ट द्वारा इन चीज़ों को एक एक करके डिफाइन किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है, कहाँ पर है, इसकी परिभाषा क्या है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए देखते हैं, ये भारत का मैप है। इधर एक बड़ा सा मैप मैंने बना लिया है और एक छोटा सा मैप है। तो आप बड़े मैप में सबसे पहले देखेंगे कि ये क्षेत्र क्या है, बंगाल की खाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती हैं? बंगाल की खाड़ी। और ये दक्षिण में ये पूरा हिंद महासागर कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंद महासागर। तो ये पूरा का क्षेत्र क्या कहलाता है? हिंद महासागर। तो जाहिर सी बात है, अगर जैसे हमने बंगाल की खाड़ी में जान लिया तो यहाँ से जो नदियाँ इस क्षेत्र में गिरती हैं तो वो कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं श्रीलंका है और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर मन्नार की खाड़ी पड़ती है। किसकी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। और ये क्षेत्र पूरा है अरब सागर कहलाता है। अरब सागर कहलाता है। और जो ये क्षेत्र है ये कहलाता है खंभात की खाड़ी। और ये क्षेत्र कहलाता है कच्छ की खाड़ी। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार, क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्रायद्वीप का मतलब होता है वह स्थल जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा तीन तरफ क्या है? जल से घिरा हुआ है और एक तरफ स्थल से घिरा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो प्रायद्वीप पठार की परिभाषा क्या बन गई? वह स्थल जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से। तो आप देखेंगे कि ये पूरा स्थल जो है, दक्षिण का भाग जल से घिरा हुआ है और ऊपर स्थल से। तो ये क्षेत्र कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार आप समझ गए, क्योंकि जब आपने उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिया था तो ये दक्षिण का ये क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। और हमने पीछे इसके बारे में कुछ बताया भी था। जो पीछे की क्लास आप देखेंगे तो इनके विभाजन को हमने बताया था। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान और तीसरा भाग क्या था? प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो ऊपरी क्षेत्र है
वो गुजरात में एक पहाड़ी है और ये राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जाते हैं और इसका नाम है अरावली पर्वतमाला। फिर इधर पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर शिलांग का पठार है। ये क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी और ये क्या है? शिलांग का पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार को समझिएगा। ये यहाँ से ये क्षेत्र, ये और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पश्चिम में अरावली, उत्तर में पारसनाथ की पहाड़ी सीमा बनाती है और पूर्व में कौन सा है? शिलांग का पठार। तो दोस्तों ये क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है, या आप ये कह सकते हैं उल्टा त्रिभुजाकार आप कह सकते हैं कि कैसा है? त्रिभुजाकार। उसके बाद ये पूछा जाता है इसकी औसत ऊंचाई क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 600 मीटर से 900 मीटर क्या है? ऊंचा है। 600 मीटर से 900 मीटर क्या है? ऊंचा है। तो ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार क्या कितने ऊंचे हैं? 600 मीटर से 900 मीटर ऊंचा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं। जैसे आप देखेंगे महानदी गोदावरी। गोदावरी नासिक से निकलकर पश्चिम पूर्व में जाती है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार के सबसे ऊंचा भाग कौन सा है या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, जो कि कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु की बीच में। कौन सी है? अन्नामलाई। ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है। अगर ये पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो इसी पर स्थित है अनाईमुडी। अनाईमुडी। ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? अनाईमुडी। तो प्रायद्वीपीय पठार से कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार में उत्तर में कौन सा है? अरावली। तो हम लोग अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार में कई और भी पहाड़ी क्षेत्र हैं। यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला है, और यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतमाला है, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। पूर्व में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में समझेंगे। और पश्चिम में सतपुड़ा के नीचे एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है। दक्षिण के मुहावने से पश्चिमी घाट है जो कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। तो ऐसे कई सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांट के समझा जाता है। पहला है मध्य उच्चवर्ती भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। कौन कौन से हैं? नंबर 1 मध्यवर्ती
उच्च भूमियां और दूसरा है दक्कन का पठार। तो इस तरीके से देखते हैं कि मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में जानकारी और दक्कन का पठार। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है, शिलांग का पठार को प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा स्थल प्रायद्वीपीय पठार का अग्रभाग है, तो यह पूर्ववर्ती भाग है। तो शिलांग का पठार क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का अग्रभाग है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार का अग्रभाग कौन सा है, शिलांग का पठार। अब शिलांग के पठार को लेकर ये परिभाषा नहीं साबित होती, क्योंकि यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वो लगभग इसी के जलवायु जो है इसी क्षेत्र के आसपास मिलती जाती है, और ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का अग्रभाग माना जाता है। तो इस तरीके से अगले पार्ट में हम लोग मध्यवर्ती भूमियों के बारे में पढ़ेंगे, और मध्यवर्ती भूमि में आप समझेंगे कि अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो